हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 9th क्लास का बायोलॉजी का सेल चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये रहेगा बेटा जी हमारा फाउंडेशन कोर्स रहेगा। ठीक है, ये जो प्रिपेयर करेंगे आप चैप्टर यहाँ पर वो होंगे आपके NTSC एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा जी, तो आपने इन लेक्चर्स को भी प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स में नोट करना है। ओके बच्चे, ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से। ठीक है, तो सेल होता क्या है। अब बच्चे हम पढ़ते हैं, हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिजिकल साइंस। हमारे पास 2 टाइप्स की साइंस होती है, एक होती है बायोलॉजिकल साइंस और एक होती है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं और फिजिकल साइंस में हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो जैसे हम फिजिकल साइंस में एटम को मानते हैं, एटम जिसको हिंदी में अणु बोलते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है ना, द मोस्ट टीनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ऐसा ही बोलते हैं ना एटम को लेकर हम। तो जैसे कि फिजिकल साइंस में एटम होता है फंडामेंटल यूनिट उस सब्जेक्ट की, ऐसे ही हमारी बायोलॉजी के अंदर जो सेल है वो क्या है, वही एटम का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, वैसे ही सेल क्या है यहाँ पर बायोलॉजी में? फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेल को लेकर कि क्या होता है। अब जैसे हमें पता है कि एक घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, ठीक है, ब्रिक्स आर नीडेड टू मेक अ होम, हमें पता है। ठीक है, ठीक उसी तरह बेटा जी इस बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की ज़रूरत है। यानी कि ये जो बॉडी है वो किससे बनी है? पूरी की पूरी किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जैसे ब्रिक्स की ज़रूरत है घर का निर्माण करने में, ठीक उसी तरह सेल्स की आवश्यकता है बॉडी का निर्माण करने में। क्योंकि सेल क्या है? हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर की भी और फंक्शन की भी। फंक्शन की कैसे है बेटा? क्योंकि हमें पता है सेल के अंदर ही सभी की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड ओवर होती हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, आइदर दे आर एनाबॉलिक आइदर दे आर कैटाबॉलिक। ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं वो सेल के अंदर ही परफॉर्म होती हैं। तो इसीलिए हमने सेल को क्या कह दिया? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह दिया, और सेल को हमने स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह दिया, क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि सेल्स को मिलाकर क्या बनता है? बहुत सारे सेल्स को मिलाकर कंबाइन टुगेदर करके टिश्यू बनता है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन टुगेदर करते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गन बन के आता है। बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन करते हैं तो पूरा का पूरा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म किससे बना? बेसिक यूनिट क्या थी उसके स्ट्रक्चर की? सेल थी। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दोनों टर्म्स आपको क्लियर हैं सेल के रिस्पेक्ट में? ठीक है बेटा, गुड। ये हो गया हमारा सेल। अब हम कहते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर ही तो बने हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि सेल की जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। यानी कि सेल की क्या है? अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास कि जो सेल है उसका अपना ही क्या होता है? एक लाइफ स्पेन होता है। क्योंकि हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म किससे अराइज हुआ है? एक सिंगल सेल से अराइज हुआ है। और वो सिंगल सेल क्या है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ है? वो है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट होता है ना जो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट की फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से बनता है। ठीक है, वो क्या होता है? जाइगोट। तो वो एक सेल होता है जिससे पूरा का पूरा बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या कि जो सेल है वो क्या है? उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसका अपना लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, और थर्ड थिंग इज क्या कि जो सेल है वो किससे, जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बॉडी है वो किससे अराइज हुई है? एक सिंगल सेल से अराइज हुई है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी कॉमन बातें बता रही हूँ, भी ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ एक साइंटिस्ट के नाम आएंगे, जैसे कि रॉबर्ट हुक आएंगे, हमारे पास एंटन वॉन लीeuwenhoek आएंगे। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, देन पुरकिंजे, मोल। ठीक है, ये सभी हमारे पास आएंगे। ठीक है, पढ़ने में आएंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ना है कि इन्होंने क्या क्या स्टडी किया था, क्या क्या दिया था, इन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस की थी इन्होंने, ये सब हमने बेटा जी पढ़ना है आज की लेक्चर में। ठीक है, फिर हमने सेल की थ्योरी भी पढ़नी है कि आखिर सब साइंटिस्ट ने मिलकर सेल की क्या थ्योरी बनाई।
ठीक है। उस थ्योरी की फिर हमने लिमिटेशंस भी पढ़नी है कि उस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा पूरी वीडियो में, ठीक है बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता लग गया कि सेल क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी अभी, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर और सेल के बारे में पढ़ना, पढ़ाई को क्या बोलते हैं, या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको बेटे, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब इस साइटोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गया है एक नए नाम से, सेल बायोलॉजी से। किससे बेटा जी, सेल बायोलॉजी से, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सेल बायोलॉजी में। और क्या पढ़ेंगे, उसकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में, एंड देन उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंडर पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में, यही सब पढ़ते हैं हम। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं और अब उसको किस नाम से बुलाया जाता है। साइटोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गया है अब सेल बायोलॉजी के नाम से, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास आएंगे, हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो क्या हायरार्की है सेल की, कि सबसे पहले हमारे पास सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन करने पर ऑर्गेन, बहुत सारे ऑर्गेन को एसिमिलेट करते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम, एंड ऑर्गेन सिस्टम्स को मिलाकर क्या बनता है, पूरा का पूरा हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो यही हायरार्की है ना हमारी। तो बेसिक यूनिट क्या हो गई ऑर्गेनिज्म की, सेल हो गई, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कि जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनकी डिस्टिंग्विशन कैसी है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो ये हम पढ़ते हैं 2 एक्टिविटीज़ के थ्रू। उन 2 एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे सेल की, जो हमें डिस्क्राइब करेंगी कि कौन सा सेल प्लांट है और प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है, ठीक है। हाँ जी। तो कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सा प्लांट है और कौन सा एनिमल है, देखते हैं। हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं बेटा जी, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी 1 फॉर प्लांट सेल, ठीक है, एंड एक्टिविटी 2 फॉर एनिमल सेल, ठीक है। 2 एक्टिविटीज़ है हमारे पास। जो प्लांट सेल की एक्टिविटी है वो हम परफॉर्म करते हैं अनियन पील पे। किस पे बेटा जी, अनियन पील पे, ठीक है। अनियन जो बल्ब होता है उसके ऊपर एक पील होता है, उसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, रिमूव आउट कर लेंगे, और उस पील के हम छोटे छोटे से क्या कर देंगे, सेक्शंस कर देंगे, और फिर उस पील को हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे सैफ्रानिन स्टेन से। अनियन पील को हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे बाय किससे, सैफ्रानिन स्टेन से। स्टेन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सेस ऑफ स्टेन होगा उसको क्या करेंगे हम, फिर उस पील को वाच ग्लास में डाल देंगे जिसके अंदर वाटर है, तो उससे जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है। स्टेन करेंगे सैफ्रानिन से। उसके बाद हम एक अपनी ग्लास स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या डालेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन की ड्रॉप डालेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर दी ग्लास स्लाइड, ठीक है। ग्लास स्लाइड के ऊपर ग्लिसरीन ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद उसको किससे कवर करेंगे, कवर स्लिप से कवर कर देंगे। और कवर स्लिप से कैसे कवर करेंगे कि उसके अंदर बबल्स नहीं आ पाए, ठीक है, तो हमें ताकि ऑब्जर्व करने में आसानी रहे। फिर उसके बाद इसको कवर स्लिप से कवर करने के बाद देन लास्ट स्टेप वही होता है कि इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर लेंगे, देख लेंगे। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसका हमारा कैसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, हमें कुछ ऐसा नजर आएगा बेटे। ये एरिया है सपोज हमारे पास, तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो अगर हम इसको बड़ा करके देखूं इस एक बॉक्स को, तो इस एक बॉक्स के अंदर ये सब होगा,
ठीक है, बाहर ये, फिर ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आएगा। तो ये जो सबसे बाहर है ये क्या है, इसकी वॉल है, यानी कि ये क्या है, सेल वॉल है। ये रेक्टेंगुलर और ब्रिक शेप बॉक्सेस नजर आएंगे हमें इसमें। उस एक बॉक्स को मैंने लार्ज करके दिखाया आपको कि बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी, ठीक है। अब सेल वॉल होगी और अंदर ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। ये क्या है बेटा जी, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और अंदर जो ये होलो पोर्शन है ये क्या है, वैक्यूल है। अंदर होलो पोर्शन है ये क्या है, वैक्यूल है। और ये जो मैंने बनाया है डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल बॉडी, ये क्या है, हमारी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हो गया एक प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने, जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, ठीक है। और जब हमने एनिमल सेल में देखा तो हमने एनिमल सेल में एक्टिविटी में क्या ली, हमने चिक सेल्स ली। क्या ली, हमारी चिक सेल्स ली। क्या ली हमने, चिक सेल्स ली। वैसे ही चिक सेल्स को क्या करना है, हमने स्टेन करना है। यहाँ पर हम स्टेन कौन सा यूज़ कर लेते हैं, मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, चिक सेल को स्टेन करने के लिए। सेम वही प्रोसीजर रहेगा। फिर एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर हमने इस चिक सेल को प्लेस करना है, फिर कवर स्लिप प्लेस करनी है, ठीक है, और फिर हमने इसको ऑब्जर्व कर लेना है। जब हम प्लांट सेल को जब हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये क्या रहेगी हमारी, यहाँ पर ये रहेगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या रहेगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है, या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये रहेगा हमारा ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा ये हमारा। और ये अंदर क्या रहेगा, सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता लगा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। वो क्या डिफरेंस आया बेटे हमारे पास, सबसे पहली बात तो कि प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगी, इस वैक्यूल को इस न्यूक्लियस से, सेल वॉल से क्या करेगी, सेपरेट करेगी। कौन, साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करेगी, सेल वॉल को वैक्यूल से क्या करेगी, सेपरेट करेगी, ठीक है। और जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, वन साइड पे पूरा चला जाएगा, और जो वैक्यूल है वो सेंटर होलो पोर्शन जो है वो कवर कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर सेल वॉल की प्रेजेंस भी है। लेकिन हमने एनिमल सेल में देखा कि ना तो यहाँ पर वैक्यूल है, ना यहाँ पर सेल वॉल है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हुआ आपको, मेन डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि एनिमल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो इसके अंदर खाली मेम्ब्रेन होगी और यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ग्रैन्युलेटेड बाहर क्या होगा, उसके साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है बेटा जी, तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया। तो हमारे पास क्या डिफरेंस निकल के आया कि जो प्लांट सेल हैं उनमें क्या होगी, सेल वॉल होगी, और क्या होगा उसके अंदर, सेल वॉल के साथ साथ बताइए वैक्यूल होगा, ठीक है। और जो एनिमल सेल है उसके अंदर ना तो सेल वॉल होगी और ना ही वैक्यूल होगा, ठीक है। तो ये आप पॉइंट बना के नोट कर लेंगे। क्या पॉइंट लिखेंगे आप लिखेंगे कि एनिमल सेल is devoid of any type of cell wall, ठीक है। यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती बेटे। क्लियर है, ओके। अब हमारे पास आएंगे, हमें प्लांट्स एंड एनिमल सेल में डिफरेंस पता लग गया, सेल की हमें कॉमन सी प्रॉपर्टीज पता लग गई, ठीक है। अब हमारे पास वो जो 4 साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास रॉबर्ट हुक। सबसे पहले किसका नाम आता है हमारे पास बेटा जी, रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन द ईयर 1665 में क्या लिया, थिन सेक्शन लिया, किसका, कॉर्क का, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, थिन सेक्शन लिया कॉर्क का, ठीक है। कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम, कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए, ट्री की बार्क से ही तो लेते हैं इसको, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। तो हमने क्या लिया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, इन्होंने थिन सेक्शन लिया किसका, कॉर्क का। अब इसको, इस सेक्शन को इन्होंने क्या किया,
जो भी इनके पास उस टाइम पर हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप्स तो थे नहीं उस टाइम पर 1665 के टाइम पर, ठीक है। तो इन्होंने एक अपना ही बनाया हुआ इनका एक क्रूड माइक्रोस्कोप था, उसके अंडर इन्होंने इसको जो था देखा। जब इसको इन्होंने देखा तो इनको क्या दिखे, इसके अंदर इनको कंपार्टमेंट्स दिखे। क्या दिखे बेटा जी? कंपार्टमेंट्स दिखे, सिंपल इनको इस तरीके से, ठीक है, कंपार्टमेंट्स दिखे। और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या बोला? बॉक्सेस बोला, और लेटर ऑन इनको इन्होंने सेल्स बोला, ठीक है। तो जो सेल है वो टर्म कहाँ से आई है? सेल्यूला से आई है। सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। सेल्यूला क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिससे सेल टर्म आई है। सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है। तो सेल्यूला का मतलब ही क्या हुआ? लिटिल रूम हुआ। तो छोटे छोटे इन्होंने कंपार्टमेंट्स देखे, जैसे हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे रूम्स थे, कंपार्टमेंट्स थे, बॉक्सेस थे, जिनको इन्होंने सेल बोल दिया। इन्होंने कहा कि अंदर से तो कुछ नहीं है, एक होलो स्पेस है जो कि सराउंडेड है किससे? सेल्यूलोस वाल से। इनकी क्या था? इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया कि देयर इज अ होलो स्पेस, ठीक है, देयर इज अ होलो स्पेस सराउंडेड बाय सेल्यूलोस वाल, ठीक है, सराउंडेड बाय सेल्यूलोस वाल, ठीक है। तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने सेल को क्या बोल दिया? डेड बोल दिया, ठीक है। यानी कि जो इन्होंने ऑब्जर्व किए थे वो कैसे सेल्स थे? डेड सेल्स थे, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए। इतनी बात क्लियर है रॉबर्ट हुक के बारे में आपको? ठीक है बेटा जी। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद हमारे पास आए एंटन वॉन लियोनहॉक। कौन आए? एंटन वैन लियोनहॉक। इसको नोट करेंगे पॉज करके। सेकंड आए एंटन वॉन लियोनहॉक। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सिंपल देखी, क्या चीजें देखी इन्होंने? आरबीसीज देखे इन्होंने, रेड ब्लड सेल्स। इन्होंने पॉन्ड वाटर में से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया। इन्होंने ह्यूमन के, फिश के, फ्रॉग के स्पर्म सेल्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो सेकंड साइंटिस्ट कौन हुए? एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर रखने हैं अपने। एंटन वैन लियोनहॉक। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व्ड, एक तो उन्होंने रेड ब्लड सेल्स ऑब्जर्व किए थे बेटा जी, ठीक है, आरबीसीज ऑब्जर्व किए इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? स्पर्म सेल्स ऑब्जर्व की। किसकी? स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमंस की, फिशेस में और फ्रॉग के केस में, ठीक है। और इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे, किसके अंदर? पॉन्ड वाटर के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर भी इन्होंने ऑब्जर्व किए। उसके अलावा इन्होंने बैक्टीरिया भी ऑब्जर्व किए कुछ एक, ठीक है। तो ये इनके ऑब्जर्वेशंस थी, किनकी? एंटन वैन लियोनहॉक की, ठीक। इसके बाद कौन आए? इसको भी आप पोस्ट करके नोट करेंगे। इनके बाद आए एंटन वैन लियोनहॉक के बाद रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से हुए हमारे पास? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या बताया? इन्होंने कहा, इन्होंने जो ऑर्चिड रूट्स होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस को इन्होंने क्या किया? डिस्क्राइब किया। क्या किया इन्होंने? डिस्क्राइब द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ सेल इन ऑर्चिड रूट्स में, ठीक है। तो आपको इनकी इन्वेंशंस जो हैं ध्यान में रखनी है। न्यूक्लियस ऑफ सेल इन ऑर्चिड रूट्स किन्होंने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन जी ने बताया था। एंटन वैन लियोनहॉक ने आरबीसीज ऑब्जर्व की थी, स्पर्म सेल ऑब्जर्व किए थे, किसके? ह्यूमन, फिश और फ्रॉग के। फिर पॉन्ड वाटर से इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऑब्जर्व किए, बैक्टीरिया भी कुछ एक ऑब्जर्व किए, ठीक है। और फोर्थ साइंटिस्ट हमारे पास रहेंगे कौन? पुरकिंजे एंड मोल, ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। देन हमारे पास फोर्थ आए पुरकिंजे एंड मोल। तो पुरकिंजे एंड मोल ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि किसी भी सेल का जो लिविंग सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। फोर्थ कौन से आए? पुरकिंजे एंड मोल, ठीक है, एच जो है साइलेंट है। पुरकिंजे एंड मोल, इन्होंने क्या बताया कि जो लिविंग सब्सटेंस है सेल का उसको क्या कहते हैं? लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात किन्होंने बताई? पुरकिंजे एंड मोल ने मिलकर बताई। लेकिन
इसी प्रोटोप्लाज्म को कौन नहीं डिस्कवर कर पाए थे? रॉबर्ट हुक, क्योंकि उन्होंने बताया था कि एक होलो स्पेस है और वो सिर्फ सेल्यूलोस वॉल से जो है वो क्या है, कवर्ड है, सराउंडेड है। ठीक है, उन्होंने तभी सेल्स को डेड बोल दिया था, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने उसके अंदर कुछ देखा नहीं था। क्लियर है पुरकिंजी एंड मोल के बारे में भी? ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रोस्कोप्स। तो हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ लेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से माइक्रोस्कोप को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास यही एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, फर्स्ट कौन से आए हमारे पास बेटे? एंटन वैन ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सिंपल जो है डेवलप किया सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप डेवलप किया था किसने? एंटन वैन ल्यूवेनहोक ने। सेकंड नंबर पे आए रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या बताया? कंबाइंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया इन्होंने। क्या किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया। ओके, देन लास्ट में आए हमारे पास एक साइंटिस्ट, नॉल नाम था उनका। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? नॉल ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया। इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था ना बच्चे, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को किस लेवल तक मैग्नीफाई करता था? 40,000 टाइम्स तक उसको मैग्नीफाई करके दिखा देता था। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि इसमें लिख लेंगे हम कि मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 40,000 टाइम्स। ठीक है, 40,000 गुना उसको मैग्नीफाई करके दिखा देता था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। ओके, अब हमारे पास आती है सेल थ्योरी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगी? सेल थ्योरी। इसको ध्यान से समझेंगे। हमारे पास आई सेल थ्योरी। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एक थे जर्मन बॉटनिस्ट स्क्लेडन और एक थे जर्मन जूलॉजिस्ट स्क्वान। ठीक है, तो ये दो जर्मन साइंटिस्ट थे, स्क्लेडन एंड स्क्वान। इन्होंने क्या किया? प्लांट और एनिमल सेल्स के लिए सेल की थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स के लिए और इन्होंने एनिमल्स के लिए, क्योंकि जूलॉजिस्ट हैं तो एनिमल्स के लिए करेंगे और बॉटनिस्ट हैं तो प्लांट्स के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो स्क्लेडन एंड स्क्वान इन दोनों ने क्या किया? फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्क्लेडन ने प्लांट्स के लिए, स्क्वान ने एनिमल्स के लिए। क्लियर है इतनी बात आपको सेल थ्योरी के बारे में? ठीक है, ओके बेटा जी। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए, कौन? रुडोल्फ वर्काउ। ठीक है, कौन आए हमारे पास? रुडोल्फ वर्काउ। तो ये जो रुडोल्फ वर्काउ थे ना, ठीक है, ये क्या थे? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। ये तो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट, ये जर्मन जूलॉजिस्ट। और रुडोल्फ वर्काउ कौन थे? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है, तो इन्होंने एक फ्रेज दिया। इन्होंने क्या दिया? एक फ्रेज दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, इन्होंने एक फ्रेज दिया रुडोल्फ वर्काउ ने, ओमनियो सेल्यूला ई सेल्यूला। इस फ्रेज का मतलब है कि जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, ऑल सेल्स और ऑर्गेनिजम्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस फ्रेज का ये मतलब था। ठीक है, कि जितने भी सेल्स हैं वो किससे अराइज हुए हैं? कुछ एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं। ओमनी सेल्यूलर सेल्यूला, ये रुडोल्फ वर्काउ ने एक मॉडिफिकेशन दी इस सेल थ्योरी में इन दोनों साइंटिस्ट को। तो हम सेल थ्योरी के अंदर तीन साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे, स्क्लेडन, स्क्वान एंड रुडोल्फ वर्काउ। तो इन तीनों ने मिलकर जो थी सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी और इसके कुछ एक पोस्टुलेट दिए थे। वो क्या थे देखते हैं हम। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। ठीक है, तो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट करेंगे अब हम। क्या क्या थे? फर्स्ट पोस्टुलेट था सेल थ्योरी का, दैट
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है थ्योरी का, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। एक तो उन्होंने ये बात बोली कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसके बने होंगे, सेल के बने होंगे। क्लियर है, ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया वही कि जितने भी सेल्स हैं वो किससे अराइज हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये दो पोस्टुलेट थे सेल थ्योरी के, जो स्क्लेडेन, स्क्वान एंड उसको मॉडिफाई करने वाले रुडोल्फ वर्काउ, तीनों ने मिलकर के दो पोस्टुलेट दिए थे सेल थ्योरी के रिगार्डिंग में। ठीक है बेटा जी, इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास इसी थ्योरी की लिमिटेशंस आती हैं, उसको पढ़ेंगे हम, इसको नोट करेंगे आप। ठीक है, तो इस थ्योरी की लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, आपने वायरस सुने होंगे। ठीक है, क्या सुने होंगे, ये एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। फर्स्ट है वायरसेस। जो वायरसेस हैं ये सेल्स नहीं है, ठीक है, आर नॉट सेल्स। वायरसेस जो है वो सेल्स नहीं है। वायरसेस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटीज हैं। ठीक है, आप 11th क्लास के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं, वायरसेस वाला। पूरा लेक्चर वायरसेस पे ही है। ओके बच्चे, अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इतना ही बताऊंगी मैं कि वायरस क्या है, सेल नहीं है, ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, कोटेड बाय व्हाट, प्रोटीन कवरिंग, एक प्रोटीनेशियस लेयर से ये कोट होगा। इतना आप यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, तो वायरसेस आर नॉट सेल्स, दे आर what, they are nucleoprotein entity। ठीक है, they are nucleoprotein entity, यानी कि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है प्लस प्रोटीन शीट है, जो इससे न्यूक्लिक एसिड और जीनोम को कवर किए हुए है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक्सेप्शन आती है सेल थ्योरी में, वो ये है कि कुछ एक बैक्टीरिया हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो क्या हैं, ट्रू सेल्स नहीं हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, आर नॉट ट्रू सेल्स। ठीक है, ये ट्रू सेल्स नहीं है, सेल्स तो हैं लेकिन ये ट्रू सेल्स नहीं है। ट्रू सेल्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं है, तो इसको हमने ट्रू सेल नहीं कहा। ठीक है, ट्रू सेल क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और दूसरा क्या नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो ये हमारी 2 एक्सेप्शंस होगी सेल थ्योरी की। क्लियर है बच्चे, 2 एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, 2 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय स्क्लेडेन, स्क्वान एंड मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्काउ। क्लियर है सेल थ्योरी भी आपको पूरे तरीके से बच्चे? ठीक है, तो अब आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक रहता है कि सेल का नंबर, सेल का साइज और सेल की शेप, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा जी, तो बहुत आसान बना दिया गया है आपके कोर्स को। ठीक है, जो सेल चैप्टर है उसको हम हमारे 3 या 4 लेक्चर्स में अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर देंगे, और वो भी आपके NTSC लेवल का। तो आप ये लेक्चर्स को प्रॉपरली बैठ के सुनिए, देखिए, और अपनी नोटबुक में प्रॉपरली नोट्स भी बनाइए, ताकि आपके पास लास्ट में एक पूरा क्या हो, मटेरियल इकट्ठा हो जाए पढ़ने का। ठीक है, और ये बहुत वर्थफुल मटेरियल है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स को रेफर करके इसको यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया क्या, सेल नंबर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल नंबर।
अब सेल नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है सेल नंबर के बेसिस पे कि आइदर दे आर यूनिसेलुलर और दे आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर या फिर दे आर मल्टीसेलुलर। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने होंगे, सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होंगे और वहां पर वो सिंगल सेल ही जो है उनके बॉडी के सभी फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल बताइए, यीस्ट हो जाएगा, ठीक है, पैरामीशियम, यीस्ट, पैरामीशियम, और बताइए अमीबा, वेरी गुड, और बताइए यूग्लिना, वेरी गुड। तो ये सभी क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ईच सेल जो है स्पेसिफाई होता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हमारे हायर प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, एज वेल एज हम खुद ह्यूमंस भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आ जाएंगे। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है बेटा जी। बहुत सारे सेल्स होंगे, मल्टी का मतलब बहुत सारे, यूनी का मतलब एक। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गई इनकी, सेल नंबर हो गया, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास आता है सेल नंबर के बाद सेल का साइज कैसा है, ठीक है, सेकंड इज सेल साइज। तो जो सेल का साइज है ना वो हम किस में मेजर करते हैं, माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आया सेल साइज, तो सेल साइज को हम किस में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यानी कि या तो माइक्रोन होगा या फिर माइक्रोमीटर से, या तो इससे या फिर इससे, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें इसको मेजर करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए किसमें मेजर करते हैं, माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि एक माइक्रोमीटर जो है वो क्या है, 1,000th ऑफ मिलीमीटर, ठीक है। क्या है एक माइक्रोमीटर, 1,000th ऑफ मिलीमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके बच्चे, अब हमने सेल साइज की बात कर ली, सेल साइज को पढ़ भी लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बच्चे माइकोप्लाज्मा। ये आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। साइज होता है इसका 0.1 to 0.15, बताइए, हाँ जी, माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक है। सेकंड हो गया, स्मॉलेस्ट सेल हो गया माइकोप्लाज्मा, सेकंड इज लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है हमारा, नर्व सेल है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है बेटा जी, हमारा नर्व सेल है। इसकी लेंथ जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 1 मीटर की, ठीक है। लेंथ कितनी होती है इसकी, लेंथ अप्रोक्स 1 मीटर की इसकी लेंथ होती है, ठीक है बेटा जी। थर्ड आता है हमारे पास लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा हुआ, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो एग सेल होता है वो क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। इसका क्या होगी मेजरमेंट, 170 into 135 मिलीमीटर इन डायामीटर, ठीक है। ये इसका हो गया। तो स्मॉलेस्ट सेल हो गया माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल हो गया नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल हो गया ऑस्ट्रिच एग, और इनकी डायमेंशंस भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में हमारी एक सिंगल सेल्ड एल्गा होता है, ठीक है, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक सिंगल सेल्ड एल्गा होता है, ठीक है, इसका नाम होता है एसिटाब्यूलेरिया, ठीक है। इसकी हाइट जो होती है, जो इसकी लेंथ कह लो, कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्स। क्या चीज, इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। ये प्लांट्स के केस में हो गया, ठीक है। और ये हो गया बैक्टीरिया, अप्रोक्स
ठीक है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को और क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसकी फुल फॉर्म हो गई प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो अगर पीपीएलओ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीपीएलओ का मतलब माइकोप्लाज्मा ही है, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चे सेल साइज के बारे में अच्छे से, इससे बाहर और कुछ नहीं है सेल साइज में, तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड और लास्ट आता है सेल साइज के बाद सेल शेप। क्या आता है, सेल शेप। तो सेल की शेप कैसी होती है, सेल की शेप बच्चे एक नहीं होती, अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, काफ़ी अलग अलग हो गया ना, ठीक है। तो cells have different shapes in different organisms to perform different functions, ठीक है। तो थर्ड आ गया सेल शेप। ओके, अब यहाँ पर सेल की शेप की बात की हमने, तो जो अमीबा के सेल्स होते हैं या फिर जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी शेप कुछ फिक्स नहीं होती है, ये इरेगुलर शेप होती है इनकी। कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है इनकी, कोई फिक्स शेप नहीं होती। जबकि जो प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो अमीबा है या फिर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है, नहीं होती इनकी फिक्स्ड शेप। जबकि जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं इनकी क्या होती है, इनके सेल्स की फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है, फिक्स शेप इनकी होती है। जैसे हम देखते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या जो अमीबा के सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इनके ये क्या हैं, जो ये हैं प्रोजेक्शंस, जिनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। कौन, एमीबा भी और डब्ल्यूबीसीज भी। तो हम डब्ल्यूबीसी ही है ये मेनली, तो डब्ल्यूबीसी को हम एमीबॉइड सेल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम एमीबॉइड सेल्स भी बोल देते हैं। और डब्ल्यूबीसीज का ऐसा स्ट्रक्चर होता क्यों है इरेगुलर, ताकि ये इजीली कैपिलरी वॉल में से क्या हो जाए, स्क्वीज आउट हो जाए, ठीक है, टू स्क्वीज आउट फ्रॉम दी कैपिलरी वॉल्स। जो इसका फंक्शन है एमीबॉइड सेल्स का वो क्या हो गया, टू स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स, ठीक है, कैपिलरी वॉल्स में से स्क्वीज आउट हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात, ओके। देन हमारे पास आती हैं आरबीसीज। आरबीसीज कैसे होते हैं, या तो सर्कुलर होते हैं या फिर बाइकनकेव होते हैं, ठीक है, इसको नोट करेंगे। सेकंड आया हमारे पास आरबीसी। सेकंड क्या आया हमारे पास बेटा जी, आरबीसी आया, सेकंड आया आरबीसी। आरबीसी कैसे होते हैं, या तो सर्कुलर या फिर बाइकनकेव, ठीक है। और ये सर्कुलर और बाइकनकेव क्यों होते हैं, ताकि ये छोटे छोटे स्पेसेस में से क्या हो जाएं, इजीली मूव कर जाएं, ठीक है, टू मूव फ्रॉम दी स्मॉल स्पेसिस, छोटे स्पेसिस में से इजीली ये मूव कर जाएं, इसीलिए इनका साइज ऐसा होता है, या तो सर्कुलर या फिर बाइकनकेव, ठीक है बेटा। थर्ड आता है हमारे पास आरबीसी के बाद आते हैं जो हमारे मसल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, मसल सेल्स। तो मसल सेल्स कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं मसल सेल्स, स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टाइल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों होते हैं बताइए, जो मसल सेल्स होते हैं ताकि बोन की मूवमेंट को इजी बना सके, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। हम कुछ भी विदाउट रीजन नहीं पढ़ेंगे हमारी क्लासेस में, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, बोन की मूवमेंट को इजी बनाने के लिए। फिर आगे हमारे पास नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं नर्व सेल्स, लॉन्ग होते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा भी था कि लॉन्गेस्ट सेल ही कौन सा है, नर्व सेल है, जिसकी लेंथ कितनी है, नियरली 1 मीटर है, ठीक है।
तो ये लॉन्ग होते हैं ताकि इजीली इसमें से जो मैसेज है वो क्या हो जाए, इम्पल्स जो है वो कंडक्ट हो जाए टू डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर इजीली नर्व क्या हो जाए, इम्पल्स क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए। इसीलिए कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, तो नर्व सेल्स कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे टू कंडक्ट इम्पल्स टू डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हमारे पास WBCs हो गए, RBCs हो गए, मसल सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं हमारे गार्ड सेल्स। कौन आते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, तो गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, गार्ड सेल्स की शेप कैसी होती है, ये किडनी शेप्ड होते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और किसको सराउंड करते हैं, ये स्टोमेटा को सराउंड करते हैं। गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, प्लांट्स में, स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के बाहर सॉरी है। ठीक है, कैसे होते हैं ये, इस तरीके से होते हैं, किडनी शेप्ड, इस तरीके से होते हैं ये किडनी शेप्ड। तो जो पोर बनना अंदर, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, और ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड। ठीक है, तो अब ये गार्ड सेल क्या करते हैं, इस स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। और उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प किस लिए करते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि गार्ड सेल्स क्या करते हैं, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या डिफ्यूजन के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो गार्ड सेल्स हो गए, RBCs हो गए, मसल सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, WBCs हो गए, ये सभी हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे कौन से आते हैं, जो जाइलम वेसल्स हो गए। ठीक है, जाइलम वेसल्स कैसे होते हैं, ये भी लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। अब ये ट्यूबुलर क्यों होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, कंडक्शन करवा सके वाटर और मिनरल्स की प्लांट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गए हमारे पास जाइलम वेसल्स। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और ट्यूबुलर भी होते हैं। ठीक है, फॉर द कंडक्शन ऑफ वट, किसकी कंडक्शन करवाते हैं ये बताइए, वाटर और मिनरल्स की। वेरी गुड। ठीक है, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर हमारा सेल शेप भी खत्म हो गया। तो आज हमने सेल्स की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि सेल होता क्या है, बनता किससे है। ठीक है, उसके बाद सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, फंक्शनल यूनिट है। ओके, और सेल क्या है, हेरिडिटरी यूनिट भी है लाइफ की। कैसे, क्योंकि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन्स, और वही जीन्स क्या है, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी ऑल्सो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में 2 एक्टिविटीज के थ्रू डिस्टिंग्विशन पढ़ी। ठीक है, हमने उसके बाद हमने सेल की थ्योरी पढ़ी। सेल की थ्योरी मिस क्लेडेंस को रुडोल्फ वर्काउ ने दी थी। सेल थ्योरी की लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस जो थी वो पढ़ी हमने, और उसके बाद हमने सेल का नंबर पढ़ा, सेल का साइज और सेल की शेप। तो आप इन सबको क्या करेंगे, प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और पढ़ते रहेंगे अच्छे से, और NTSC क्लियर करने का एम रखेंगे। ओके बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट।